जो सोनिया और राहुल वाला एपिसोड था, जो भी है, मुझे बस ये जानना है क्योंकि आप नज़दीक थे अहमद पटेल के। अहमद पटेल ने क्या वाक़ई 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद की थी? बकवास है। अहमद पटेल के खिलाफ उनके विरोधी कांग्रेसियों का प्रोपेगेंडा है। अहमद पटेल कांग्रेस में वो शख्स थे जिन पे सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। अहमद पटेल ने 20-21 साल जो सोनिया गांधी के साथ उनका रिलेशन एज ए राजनीतिक सचिव रहा, अपने लिए या अपने परिवार के लिए इतना सा भी कोई फेवर नहीं लिया। यही एक वजह थी कि सोनिया गांधी आंख मूंद कर अहमद पटेल पर भरोसा करती थी। कांग्रेस में कई नेता थे जिन्होंने अहमद पटेल को वहां से हटाने की कोशिशें की, खूब चालबाजियां की, साजिशें की, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसलिए पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका था जो अहमद पटेल के खिलाफ इस तरह की खबरें फैलाता था, और ये कहा जाता है, उसका ठिकरा फोड़ा जाता है राहुल गांधी के सर पे कि साहब राहुल गांधी अहमद पटेल को पसंद नहीं करते हैं, या हो सकता है कि उन्हें लगता है कि साहब कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन में मैं ही भले हूँ, लेकिन सारा काम अहमद पटेल करते हैं। तो इसको लेकर के वो एक पार्टी में एक चली आती थी। लेकिन अहमद पटेल ने कभी मोदी किया, एक बार मोदी जी ने दावा किया था कि साहब अहमद भाई के घर में जाया करता था, एकदम झूठा दावा है। कभी मोदी अहमद पटेल के घर नहीं गए, अहमद पटेल कभी मोदी से नहीं मिले। अहमद पटेल जब गुजरात में से राज्यसभा सांसद थे, तो चूंकि वो हज कमेटी या वक्फ बोर्ड का कुछ था, उसमें उसमें कानूनन वहाँ के एमपी को वक्फ बोर्ड में या हज कमेटी में मेंबर होना जरूरी होता है। उस नाते अहमद पटेल थे, उसमें मोदी का कोई एहसान थोड़ी था कि साहब उन्हें मेंबर बना के फेवर कर दिया। तो ये राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा पहले से चला आ रहा है। अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत काल से चला आ रहा है ये। इस तरह के भी आरोप थे कि अहमद पटेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं देते। नहीं, गलत है। सब लोग मिलते थे, रात को हमने मिलते हुए देखा, जब समय होता था तब समय देते थे वो। तो इनकी बेटी मुमताज़ पटेल और बेटा फैसल पटेल अब दर-दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? उनके लिए कोई एक स्थायी सम्मान, एक अपेक्षित सम्मान क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी? बदलाव ले रहे हैं लोग। कौन बदला ले रहे हैं? जो लोग नहीं चाहते थे साहब अहमद पटेल के हाथ में पावर रहे, या वो सोनिया गांधी के नज़दीक रहें, वो पार्टी में डिसीजन लें, जो अहमद पटेल का को उनके जीते जी उनके पद से हटा नहीं पाए, अब उन्हें मौका मिल गया कि साहब अहमद पटेल को तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनके बच्चों को हमें सेटल नहीं होने देंगे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, ये शर्म की बात है। जिस पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि साहब उसमें परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि राजीव गांधी के दोस्त थे राजेश पायलट, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के फौरन बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। वो लोकसभा जीत करके आई दौसा से, रमा पायलट। उनके बाद 25 या 26 साल की उम्र में सचिन पायलट को 2004 से दिया गया टिकट। जितेंद्र प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद, उनकी भी असामयिक मौत हुई, जबकि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था, चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ। उसके बावजूद सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को टिकट देकर 2004 में ही एमपी बनाया, बाद में मंत्री बनाया, सचिन पायलट को मंत्री बनाया। तो क्या इनसे कम अहमियत अहमद पटेल की थी कांग्रेस में? क्यों अहमद पटेल के बच्चों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं? ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए, सोनिया गांधी को सोचना चाहिए। पावर सेंटर कहाँ है? राहुल गांधी को सोचना चाहिए, सोनिया गांधी को सोचना चाहिए। तो आजकल राहुल गांधी तो बहुत अपडेट रहते हैं ना, उनके हाथ में फ़ोन होता है, हर वक्त दिखते रहते हैं, कोई सूचना उनसे छिपी हुई नहीं है। हर सारे ट्वीट्स उनके पास तक पहुंच जाते हैं, सारे मैसेज उनके पास तक पहुंच जाते हैं। ये इतना बड़ा मैसेज है, तो ये इतना बड़ा मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, मुझे नहीं मालूम पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। जो आपने सेंटर्स की बात की, तो सेंटर तो आज भी बहुत सारे हैं कांग्रेस में, पावर सेंटर। एक तो सबसे मजबूत पावर सेंटर जो आज भी है, जहां तक लोग आज अपनी फरियाद पहुंचाना चाहते हैं, वो 10 जनपद है सोनिया गांधी का। हर कांग्रेसी आदमी चाहता है मैं किसी तरह मैडम से मिलकर अपनी बात कह दूं, क्योंकि मेरा तो मसले का हल सिर्फ मैडम कर सकती हैं। तो वहां पावर सेंटर है, तो वो तो खुद अहमद पटेल के क्लोज थे। दूसरा खड़गे जी का दूसरा सेंटर है, तीसरा सेंटर राहुल जी का है, चौथा सेंटर प्रियंका जी का है, पांचवा सेंटर केसी वेणुगोपाल का है। 5 तो ये मजबूत सेंटर तो है। मुझे लगता है इन 5 में से बस केसी वेणुगोपाल का सेंटर जो है वो उनको अप्रोच कर सकता है अहमद पटेल को वो हम देख भी रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के। केसी वेणुगोपाल पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शेष जो 4 पावर सेंटर है, जिनमें जो बिग पावर सेंटर है, सबसे बड़ा पावर सेंटर है सोनिया गांधी जी, उनके साथ तो काम किया है, वो तो ये कर ही सकती थी। उनको, उनके बच्चों को थोड़ा
लेकिन तो किया तो मैंने नहीं है। मैंने यही तो कहा है, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद लीडर थे, सिपा सालार थे। ये कहा जाता है कि साहब कई बार ऐसा होता था कि भाई किसी को सोनिया गांधी जी से मिलना है तो वो कहते थे साहब मीट टू अहमद जी, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। उस अहमद पटेल की बेटी को या उनके बेटे को कांग्रेस के नेता अगर आज इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उन्हें कहीं किसी अच्छी जगह पे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो भाई ये तो बड़ी बड़ी कांग्रेस की बड़ी दयनीय स्थिति है। जो आप कह रहे हैं उसका एक बहुत हाल के दिनों का एक बहुत मजबूत उसका उदाहरण है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सपा में गए तो उनसे पूछा गया कि आपने प्रियंका जी से नहीं बताया कि हाँ मैं प्रियंका जी से मिला, मैंने उनसे कहा मैं काम के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो प्रियंका ने कहा संदीप देख लेना। तो वो जो आप कह रहे हैं कि नीड टू नहीं, असल में पटेल। जिस दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने पार्टी छोड़ी कांग्रेस, उस दिन मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया वही बात जो सारी जगह आई है कि साहब मुझे काम नहीं दिया गया। दरअसल वो एक अलग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मैटर एकदम बाकियों से अलग है। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के नेता थे, मायावती के बहुत करीबी थे, और एक ही बार तो वो एमएलए रहे 1984 में बांदा से। उसके बाद तो उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, ना लोकसभा का ना विधानसभा का। जब भी वो रहे सत्ता में तो एमएलसी रहे, तो वहाँ वो कुछ और काम करते थे। तो जो काम वो मायावती के साथ बीएसपी में रह के करते थे वो काम कांग्रेस में होता नहीं है। तो उन्हें क्या काम देती कांग्रेस, जरा बताइए। उन्हें प्रदेश वेस्टर्न यूपी का अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, और कुछ दिया। मतलब ये तो उनकी शिकायत गलत है कि साहब उन्हें कांग्रेस ने जिम्मेदारी नहीं दी। उन्हें पद दिए गए, जिम्मेदारी दी गई, उन्हें लोकसभा का चुनाव दिया गया, मनपसंद सीट दी गई। और जिस दिन उनका नाम अनाउंस किया गया था बिजनौर से लोकसभा सीट से, मैंने कहा था ना 25,000 में सिमट जाएंगे। 20,000 वोट मिली। हाँ, मैंने कहा था 25,000 के अंदर सिमट जाएंगे, वही लगभग 20,000 के आसपास वोट में उनको मिली। तो अगर अगर उन्हें ये शिकायत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया उन्हें, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्हें भरपूर मौका दिया गया। नहीं, वो मोमेंटम इस तरह का था, चूंकि सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी को 50,000 मिली थी मुरादाबाद में। 25 मिले थे उसको। इमरान प्रतापगढ़ी को 50 मिली थी। 25 मिले थे। मैं अपडेट कर दूंगा आपको। चलो वो देख तो वो मैटर नहीं, वो अलग। हाँ, लेकिन यहाँ पर बिजनौर में बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था। तो वो सही है कि 4 लाख से ज़्यादा तो मुसलमान ही था, उनको 20,000 के आसपास वोट पड़ी थी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश जीतती है तब वो सेंटर जो है उसके लिए आसान रास्ता बन जाता है। हम देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश में आनंद भवन है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर देता है, वहाँ से दिए उन्होंने, राजीव आए, नेहरू, इंदिरा, कोई भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो विधानसभा की 10 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, और लोकसभा की तो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के एक बार तो आप देख लीजिए, एक ही सीट लोकसभा की रह गई थी। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है कांग्रेस? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत उस मरीज की तरह हो गई है जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया है, और घर वाले उसकी जान बचाने के लिए नीम हकीमों को यहाँ चक्कर लगाते हैं। ये बात मैंने 2002 में लोक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने एक पिटूसी में पढ़ी थी। तो गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे घर बुला के शाबाशी दी थी, क्योंकि 2002 में गुलाम नबी आज़ाद इंचार्ज थे यूपी के, और उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी यहाँ नोएडा से लेकर आगे तक, और चुनाव से पहले बता दिया था कि कुछ खास होने वाला नहीं है। भले हमने परिवर्तन यात्रा निकाली, कोई परिवर्तन होने का दिख नहीं रहा है। 25 सीटें जीती थी 2002 में। तब से कांग्रेस डाउन पे ही है, अप नहीं हुई है। कांग्रेस ने हर फॉर्मूला आजमा के देख लिया है। आखिरी बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1984 में जीती थी। तो वरिष्ठ पत्रकार साहब, वरिष्ठ संपादक साहब, कांग्रेस के आप नजदीक के व्यक्ति हैं, ये बताइए फॉर्मूला है क्या? बढ़ेगी कैसे कांग्रेस यूपी में? और यूपी में बढ़ेगी नहीं तो नॉर्थ इंडिया में देखिए, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस अगर बढ़ेगी नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, तो हिंदी बेल्ट में अगर कांग्रेस आएगी नहीं, चूंकि राहुल गांधी का जो शो ऑफ है, जिसको लेकर के एक परसेप्शन बना है देश भर की राजनीति में कि वो नॉर्थ इंडिया के नेता नहीं हैं, वो उन नेताओं को पसंद करते हैं जो बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। वो तमिलनाडु के, मणिपुर के, मेघालय के, वो नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के नेता हो सकते हैं, मगर नॉर्थ इंडिया के नेता नहीं है। ये परसेप्शन बना है, और यहाँ जब तक स्टैंड नहीं करेगी कांग्रेस, जब तक भूल जाइए दिल्ली की गद्दी। क्या फॉर्मूला आपका है जो आप इन्हें मेरे पास तो फॉर्मूला नहीं है, और मेरे लिए फॉर्मूला होगा उन्हें देने के लिए तो मैं उसकी कीमत वसूलूंगा।
प्रशांत किशोर की तरह मैं फ्री में क्यों दूंगा, है ना। मैं इतना जानता हूँ कि 2012 में हम पीस पार्टी में थे, चुनाव लड़ा रहे थे, हम नई पार्टी थी, हम 4 सीटें जीते थे, कांग्रेस 7 जीती थी। तब राहुल गांधी ने मन से कहा था कि साहब पीस पार्टी की तरह मेहनत करनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, अंग्रेज एक इंग्लिश फिलोसफर है अमेरिकन, उनकी किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स। उसमें कहीं उन्होंने लिखा है कि अगर कोई काम आप ठीक उसी तरह करते हो जैसा कि आपसे पहले लोगों ने किया है, तो यकीन जानिए आपको वही नतीजे मिलेंगे जो इससे पहले के लोगों को मिले। सिंपल, जो इससे पहले के लोगों को तो मिले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रभारी आता है वो एक ही फॉर्मूला लेकर आता है, वो फॉर्मूला है BMW। BMW मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम एंड वीकर सेक्शन। जब गुलाम नबी आजाद को 2002 में हटाकर सत्यव्रत चतुर्वेदी को कमान सौंपी गई, जगदम्बिका पाल अध्यक्ष थे और ये अपना प्रमोद तिवारी CLP लीडर थे, तब भी वो BMW लेकर आया था, तब से वही चल रहा है। तो भाई घिसे घिसे फॉर्मूलों से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस में फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले यूनिवर्सल होते हैं। तो जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे, अपने विरोधी की ताकत को पहचान कर उससे निपटने के लिए एक एमिकेबल प्लानिंग नहीं बनाओगे, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एक मिनट, आप क्रिकेट देखते हो? खेलता भी हूँ। खेलते भी हो? मैं नहीं देखता क्रिकेट, मैंने कभी लाइफ में एक भी मैच पूरा नहीं देखा। बच्चे देख रहे होते तो थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन जानकारी रखता हूँ। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में 96 वगैरह अगर आपको याद हो तो श्रीलंका एक स्ट्रेटेजी के तहत आई। शुरुआती बल्लेबाज कालू वितरणा और सनत जयसूर्या पहले 15 ओवर में तेज खेलते थे और महफिल लूट ली। 6 और 7 नंबर के बल्लेबाज थे, ऊपर खिलाया था। स्ट्रेटेजी थी ना, स्ट्रेटेजी बनाई और वर्ल्ड कप उठा के ले गए। हर चुनाव अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को, जो कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्हें ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो MSc में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। उसमें यही तो पढ़ाया जाता है कि अपने अपोनेंट के खिलाफ आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओ कि जिससे उसे मैक्सिमम लॉस हो और आपको मैक्सिमम फायदा हो। नहीं, अभी कांग्रेस पढ़ रही है कि अपने ही साथियों के विरुद्ध कैसे एक स्ट्रेटजी बनाओ। कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जैसे कमलनाथ मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कौन अखिलेश, और भी कई नेता हैं, जैसे हुड्डा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ दखल मत दो, अपना पूरा नियंत्रण रख करके हरियाणा चुनाव लड़ा। जैसे बिहार, वहाँ हमने देखा कई नेताओं में आपस में टिकटों को लेकर के किस तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ। जैसे महाराष्ट्र, तो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो खुद को एक्सपीरियंस के हिसाब से, पावर के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से अपने नेता से बड़ा समझते हैं। देश में 300 साल, कितने साल मुगल राज रहा, बाद में बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला राजा जो है कमजोर हो गया था, सारे क्षेत्र उठा गए। चूंकि दिल्ली कमजोर है, नेतृत्व क्षमता नहीं है, सबको डील करने की क्षमता नहीं है, इसलिए सब बेलगाम हो रहे हैं। तो दिल्ली कमजोर है। अहमद पटेल की डेथ जब हुई तब जनार्दन द्विवेदी का एक कोट आया था। उन्होंने कहा, यूसुफ जी, मैंने फोन पे बात की थी उनसे आर्टिकल लिखने के लिए, उनका कोट लिया, यूसुफ जी कांग्रेस के पास अब दूर सरा अहमद पटेल नहीं है। 5 साल पूरे हो चुके अहमद भाई के इंतकाल को, 2020 में उनका इंतकाल हुआ था। आज कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो देश में सभी पार्टी के नेताओं, शीर्ष नेतृत्व से बात करके कन्विंस करने की क्षमता रखता। दूसरी बात, कांग्रेस की यूएसपी क्या थी? कांग्रेस की यूएसपी थी गांधी नेहरू परिवार, उसी को डिस्क्रेडिट कर दिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कंपनी ने मिलकर। जिस आधार पे आपको वोट मिलता है, जो आपका ब्रांड का सबसे बड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू लाके देता है, उसी में कमी निकाल दी। इतना बदनाम किया, क्या क्या नहीं बोला, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, डांर वांग, दुनिया भर की चीजें बोली गई। तो उनके नाम पे वोट नहीं मिलते। हालत ये आ गई कि सब राहुल गांधी अपना चुनाव अमेठी में हार गए, जहां कभी हारे नहीं थे। वो कब हारे? जब प्रियंका गांधी इंचार्ज थी यूपी की। तो अब इस स्थिति से कैसे निपटना है, ये तो कांग्रेस को सोचना है ना। जिस दिन कांग्रेस सोचती हुई दिखेगी, उस दिन हम अपने आर्टिकल में लिखेंगे कि हाँ, कांग्रेस सोच रही है, कुछ कर रही है। लेकिन अभी तो थोड़ा बेटर हुआ 2024 के चुनाव में, तो कांग्रेस ने बेटर किया।
100 सीटें चली गई। 2024 कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कांग्रेस जीत सकती थी। मैं पहले दिन से बोल रहा था चुनाव से पहले से कि कांग्रेसियों को यहाँ कमी है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बात हुई और कई नेताओं को मैंने लिख के बताया कि साहब यहाँ ये सीटें हैं, 125 से 145 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, इतनी मेहनत करनी है बस। जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी वहीं वो हार गई। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, 9 राज्यों की जंग में छुपी है सत्ता की चाबी। वो 9 राज्य वो हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस बीजेपी को आमने सामने की टक्कर में नहीं हरा पा रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है और इस तथ्य को कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप उंगलियों पे गिन लीजिए, 29 सीटें कर्नाटक में है, ठीक, बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। उसके बाद आप आइए, 26 सीटें गुजरात में है, बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, 29 सीटें हैं, डायरेक्ट फाइट है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं। तो चलो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, हिमाचल में 4 सीटें हैं। तो यहाँ तो किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। या कितनी सीटें कांग्रेस जीती है? आखिरी बार जब कांग्रेस सत्ता में थी 2009 में, तो ये 9 राज्यों की मिलाकर के 145 सीटें बनती हैं। इन 145 सीटों में 2009 में कांग्रेस ने 70 के आसपास सीटें जीती थी, यानी 50% से ज्यादा का रेशो था, 70 के आसपास जीती थी सीटें। अब इन 5 राज्यों में मिला के कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। तो अगर जो कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धारमैया 2023 में जीतने कांग्रेस के की जो बाद, रुचि है एक्चुअली, वो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए और जो इनके सहयोगी दल हैं क्षेत्रीय, उनको भी समझना। कांग्रेस की रुचि भारतीय जनता पार्टी को हराने से ज्यादा क्षेत्रीय दलों के पास जो वोट बैंक चला गया है उसको वापस लाने में होती है। नहीं, कांग्रेस जो है एक होलिस्टिक जो रणनीति होनी चाहिए ना, वो बनाने में नाकाम है। कांग्रेस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, अपने गिरबान में झांक के देखने के लिए इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया जाए, उसकी इच्छा नहीं बची है।